A-10 वॉर्थोग की 40 साल पुरानी कहानी आखिरकार अमेरिकी वायुसेना के परिदृश्य से विदा हो रही है। तो क्या यह यूक्रेन के लिए विदाई है या एक नई शुरुआत जुलाई 2025 तक? द्वितीय वायुसेना कमान ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की है कि वित्तीय वर्ष 2026 के अंत से पहले सभी 162 वॉर्थोग विमानों को एरिज़ोना स्थित एक भंडारण सुविधा में रोक दिया जाएगा। ये विमान जो भंडारण में जंग खा जाएंगे, यूक्रेन की सस्ती दीर्घकालिक हवाई गश्त की जरूरत को पूरा करते हैं। यह निर्णायक निर्णय एक और मुद्दे के महत्व को भी उजागर करता है। क्या स्क्रैपयार्ड जाने वाले इन विमानों में से कुछ को यूक्रेन को हस्तांतरित किया जा सकता है, और यदि हाँ तो इससे जमीनी संतुलन किस हद तक बदलेगा? पहली नज़र में समीकरण सरल लगता है। यूक्रेन अभी भी रूस के कम लागत वाले शाहिद 136 विमानों का मुकाबला करने के लिए एक किफ़ायती और टिकाऊ हवाई पुलिसिंग समाधान की तलाश में है। युद्ध विराम वार्ता विफल होने और एक ही रात में कीव के ऊपर 54 शाहिद विमानों को मार गिराए जाने के बाद यह सवाल कि हम इस गति को कब तक बनाए रख सकते हैं, अब बंद दरवाजों के पीछे चर्चा का विषय नहीं रह गया है। अपने साप्ताहिक ईंधन और मिसाइल बजट की गणना करते समय यूक्रेनी वायुसेना कमान के लिए सबसे महंगा काम वही रहता है: पैट्रियट या NASAM सिस्टम से ड्रोन को मार गिराना। अपनी धीमी उड़ान, लंबे प्रतीक्षा समय और नए एकीकृत APKWS-2 निर्देशित रॉकेटों के साथ A-10 सस्ते ड्रोन सस्ते प्रतिकार के चौराहे पर खड़ा है। सवाल ये है कि क्या हैंगरों में बंद बेड़े को नीले और पीले कॉकपिट डेकल्स वाले नए मोर्चे पर ले जाया जाएगा? यूक्रेनी पक्ष ने पहली बार 2022 के अंत में इस विचार का जिक्र किया था। उप वायुसेना कमांडर यूरी इनुत ने अप्रत्यक्ष रूप से वॉर्थोग की ओर इशारा करते हुए कहा था, हम लंबी दृष्टि अवधि और कम गोला बारूद लागत वाले प्लेटफॉर्म का मूल्यांकन कर रहे हैं। इसके बाद टाइम पत्रिका में एक रिपोर्ट छपी कि 5 यूक्रेनी पायलटों ने एरिज़ोना के टक्सन स्थित 355वें फाइटर विंग में A-10 सिम्युलेटर का इस्तेमाल किया था। पेंटागन ने आधिकारिक माध्यमों से कहा कि इस पाठ्यक्रम का मतलब विमान के हस्तांतरण का निर्णय नहीं है, लेकिन प्रशिक्षण की मौजूदगी से यह साबित होता है कि विकल्प को खुला रखने के लिए बुनियादी तैयारियां की जा रही थीं। तो क्या विमान की तकनीकी रूपरेखा कीव की ज़रूरतों से मेल खाती है? धड़ में लगी 30 मिमी GAU-8A तोप आज भी रूसी कवच सिद्धांत के लिए खतरा है इसकी है। फील्ड परीक्षणों से पता चला है कि जब इसकी मारक क्षमता 1200 मीटर तक कम हो जाती है तो यह T-72B3 के पार्श्व कवच को नष्ट कर सकता है। हालांकि असली अपडेट विंग पाइलन्स पर लगा 70 मिमी APKWS-2 है। लेजर निर्देशित प्रॉक्सिमिटी फ्यूज संस्करण 3-4 किलोमीटर की दूरी से शाहिद 136 आकार के लक्ष्य को नष्ट कर सकता है, और एक रॉकेट की प्रति इकाई लागत लगभग $30,000 है। इसलिए शुरुआती बिंदु बजट की वास्तविकता और मूल्य प्रदर्शन संतुलन है। एक पैट्रियट मिसाइल की कीमत $3.8 मिलियन है। NASAM प्रणाली की AIM-120 मिसाइल की कीमत $1.2 मिलियन है। यह सर्वविदित है कि रूस फील्ड असेंबली के साथ एक शहीद 136 कैमिकेज ड्रोन का उत्पादन $40,000-50,000 में करता है। जब मास्को हर रात 20-30 ड्रोन भेजता है तो कीव पर मंडरा रहा आर्थिक बोझ $25-30 मिलियन तक पहुंच जाता है। यह एक खुला आर्थिक युद्ध है, सस्ती धमकियां और महंगा बचाव। यूक्रेन के पास जाहिर है निचले स्तर के समाधान मौजूद हैं, जिनमें मैनपैड और मशीन गन बुर्ज से लेकर स्काई सेंटिनल जैसे हल्के बुर्ज तक शामिल हैं। लेकिन इन सभी की सीमा सीमित है और ये विशिष्ट क्षेत्रों में तैनात हैं। लेकिन अगर आधी रात को माइकोलाइव से कीव तक का रास्ता चुना जाता है तो पैट्रियट को संकरे गलियारों से बाहर आने वाले ड्रोनों को पकड़ना होगा। A-10 गश्ती का विचार यहाँ बिल्कुल सही बैठता है। एक विमान 25-30 निर्देशित रॉकेट ले जा सकता है, जिनमें से प्रत्येक की कीमत $30,000 है। उसी हमले के लिए एक पैट्रियट बैटरी की लागत उस राशि के 10% तक भी नहीं पहुंच पाएगी। इसके अलावा रॉकेट पॉड के खाली होने के बाद अतिरिक्त ईंधन टैंक के साथ विमान 3-4 घंटे और हवा में रह सकता है। जमीनी स्तर पर आपको लागत और समय दोनों का लाभ मिलता है। हालांकि सैन्य योजना केवल लागत ग्राफ पर ही आधारित नहीं होती। अस्तित्व शीर्षक वाला लाल स्तंभ हमेशा बगल में होता है। A-10 का नया कार्ड APKWS-2 रॉकेट सिस्टम है। इसके अलावा यह 3 दर्जन से ज्यादा मिसाइलें ले जा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो यह क्लासिक 70 मिमी हाइड्रा रॉकेट बॉडी से जुड़ा एक छोटा सा आगे पीछे वाला किट है। इसके आगे की तरफ मुड़ने वाले पंख और पीछे की तरफ एक मार्गदर्शन ब्लॉक है। जब यह लेजर परावर्तन का पता लगाता है तो यह लक्ष्य की ओर मुड़ जाता है और एक सस्ते रॉकेट को स्मार्ट गोला बारूद में बदल देता है।
लेजर का नाम विमान के लाइटनिंग या स्नाइपर पॉड द्वारा दिया जाता है। एक ग्राउंड यूनिट या TB2 भी इसका प्रतीक हो सकता है। दूसरी ओर वॉर्थॉग इतना मजबूत साबित हुआ कि खाड़ी युद्ध के दौरान इराकी तोपखाने के केंद्र तक उड़ान भर सका। लेकिन उच्च घनत्व वाला आधुनिक SAM कर्टेन एक बिल्कुल अलग जोखिम है। रूस की अभी भी प्रभावी S-300 PM2 और S-400 बैटरियां खार्किव और नीपर के आसमान में छाई हुई हैं। इन वायु रक्षा प्रणालियों की अधिकतम सीमा 250 से 300 किमी है और उनके निम्न ऊंचाई अवरोधन रडार की पहचान सीमा सैद्धांतिक रूप से वॉर्थॉग की क्रूजिंग ऊंचाई को देख लेती है। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि S-400 की तैनाती में अभी भी कुछ खामियां हैं। दूसरे शब्दों में, भले ही यह प्रणाली किसी क्षेत्र को कवर करती हो, लेकिन हर शाहेड मार्ग पर समान घनत्व वाली बैटरियां नहीं होती। इससे S-400 के अंतराल का लाभ उठाकर 2-3 विमानों की गश्ती संभव हो जाती है। इसके लिए उच्च खतरे वाले हवाई क्षेत्र में प्रत्येक विमान पर 2 व्यक्ति लेज शूट रणनीति आवश्यक हो जाती है। जमीनी सेना या F-16 या बायरकटार TB2 आगे बढ़ते हैं और लक्ष्य पर लेजर से निशान लगाते हैं और वॉर्थॉग रॉकेट दागता है। कागज पर तो यह अवधारणा सही लगती है, लेकिन असल जिंदगी में 2 अलग-अलग प्लेटफॉर्म के लिए GPS और लिंक 16 के जरिए निर्बाध डेटा प्रवाह की जरूरत होती है। रॉकेट का कम विस्फोटक पेलोड भी एक फायदे का सौदा है। ये शाहिद जैसे हल्के घटक वाले ड्रोन को उड़ा देगा, लेकिन जब यह किसी शहर के ऊपर फटेगा तो इसका प्रभाव पैट्रियट के 25 किलोग्राम के मलबे के बादल की तुलना में बहुत कम होगा, जिससे नागरिकों को कोई नुकसान नहीं होगा। इससे कीव या ओडेसा पर मिसाइल के मलबे के गिरने का खतरा कम हो जाता है। यही कारण है कि यूक्रेनी योजनाकार कह रहे हैं कि हम A-10 लेंगे, लेकिन केवल तभी जब हमारे पास हवाई श्रेष्ठता हो। अगर 2025 की शरद ऋतु में नए F-16 विमान आ जाते हैं और पायलटों के कई स्क्वाड्रन ऑपरेशनल स्तर पर पहुंच जाते हैं, तो समीकरण बदल जाएगा। यह प्लेटफॉर्म अपनी असली उपयोगिता तब दिखाएगा जब वॉर्थॉग की सुरक्षा के लिए ऊपर से एक छतरी होगी। तो A-10 के मैदान में उतरने से रूसी जमीनी सेना पर क्या असर पड़ेगा? वॉर्थॉग अभी भी रूसी T-72 या आधुनिक T-90 टैंकों को भेदने के लिए PGU-14 कवच भेदी गोले का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन यूक्रेन के पास तेंदुए की नकल वाले टैंकों का बेड़ा नहीं है जिन्हें मार गिराने की जरूरत हो। असली काम बख्तरबंद कार्मिक वाहकों और तोपखाने के ठिकानों पर दबाव बनाना है। GAU-8 तोप का गोला बारूद अमेरिका में संग्रहीत है और उसे आसानी से भेजा जा सकता है। रूसी तोपखाने अभी भी जापोरिजिया, लुहांस्क और डोनबास के पास हिट एंड रन रणनीति का इस्तेमाल कर रहे हैं। J-STARS जैसी लक्ष्य जानकारी लिंक 16 के जरिए वॉर्थॉग को दी जाती है और तोप दागे जाने के 3 सेकंड बाद 30 मिमी की एक गोलाबारी टैंकेट को अपरिहार्य दबाव से घेर लेती है। अगर यूक्रेन का ड्रोन टोही नेटवर्क वॉर्थॉग की तोपों की गोलाबारी से मेल खाता है, तो अग्रिम मोर्चे पर रूसी तोपखाने की गति धीमी हो जाएगी, जिससे पैदल सेना को थोड़ी राहत मिलेगी। ड्रोन रक्षा में A-10 का दूसरा कार्ड 6 बैरल वाला LAU-131 सेलाड है। इस लॉन्चर को पेरेग्रीन नामक एक लघु हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल से लैस करने की बात चल रही है। रखरखाव में आसानी को भी इसके फायदों की सूची में जोड़ा जाना चाहिए। A-10 एकल इंजन टर्बोफैन प्रशिक्षण विमानों में इस्तेमाल होने वाले हाइड्रोलिक पंप हाइड्रोस्टैटिक नियंत्रण रेखा आर्किटेक्चर को लगातार बनाए रखता है। अपर्याप्त रनवे इंफ्रास्ट्रक्चर वाले क्षेत्रों में अगर फ्रंट व्हील शॉक भी क्षतिग्रस्त हो जाता है, तब भी इसमें आपातकालीन लैंडिंग सहनशीलता होती है। इसका मतलब है कि अग्रिम पंक्ति से 40-50 किलोमीटर दूर अस्थायी कंक्रीट स्लैब पर तैनात होकर ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करने के लिए उड़ने वाली शाहेड तरंगों का सीधा मुकाबला करने के लिए कम प्रतिक्रिया समय F-16 बेड़े के लिए आवश्यक कम घर्षण गुणांक वॉर्थॉग में उपलब्ध नहीं है, जिससे अग्रिम पंक्ति में ईंधन डिपो या ताप विद्युत संयंत्रों की सुरक्षा के लिए तैनात A-10 विमानों की एक जोड़ी का रोटेशन आसान हो जाता है। रसद की बात करें तो भंडारण के लिए भेजे जाने वाले सभी A-10 विमान A-10C मानक के नहीं होते, लेकिन उनमें से लगभग 30 नवीनतम एवियोनिक्स सूट से लैस होते हैं। यह सूट लिंक 16 डेटा लिंक के माध्यम से वायु रक्षा चित्र प्राप्त कर सकता है और कॉकपिट का मल्टीफंक्शन डिस्प्ले दिखाता है कि शाहिद क्लियरेंस कब मान्य है, जिससे पायलट रॉकेट दागकर दूसरे लक्ष्य पर वापस लौट सकता है। शेल्टर एक्स नामक इस एवियोनिक्स अपग्रेड को एक विमान से हटाकर दूसरे विमान पर त्वरित संशोधन लाइन के माध्यम से स्थापित करने में लगभग 3 सप्ताह लगते हैं। दूसरे शब्दों में, एरिजोना के किसी गोदाम में जंग लगने के बजाय इन्हें रामस्टीन एयर बेस पर उन्हीं 3 हफ्तों में तैयार किया जा सकता है।
इंजन रखरखाव के मामले में सबसे बड़ी बात TF-34 टर्बोफैन का ग्रीन टाइम है। भंडारण में रखे ज्यादातर इंजनों का जीवन काल 800 से 900 घंटे बाकी है, जो यूक्रेन की गश्ती गति के हिसाब से औसतन 15 महीने है। पायलट प्रशिक्षण भले ही एक पहेली जैसा लगे, लेकिन यह उतना जटिल नहीं है जितना इसे बनाया जाता है। टक्सन में वंडर्ड सेक्सटविंग विंग वर्तमान में A-10C के साथ क्लोज एयर सपोर्ट टैक्टिक्स प्रशिक्षण आयोजित कर रही है, जिसकी क्लास नवीनीकरण अवधि 6 महीने की है। यह खबर लीक हुई है कि 5 यूक्रेनी पायलटों ने DSCA के विशेष कार्यक्रम के तहत वर्चुअल सिम्युलेटर प्रशिक्षण शुरू कर दिया है। अगर राजनीतिक हरी झंडी मिल जाती है तो यह संख्या बढ़कर 16 हो जाएगी। ल्यूक AFB की एक मोबाइल इंजीनियर टीम को रखरखाव कर्मियों के लिए तैयार किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सबसे बड़ी देरी लाइटनिंग पॉड APKWS एकीकृत सॉफ्टवेयर कुंजी की है। गैर नाटो सेना को यह कुंजी प्रदान करने के लिए एक राजनीतिक निर्णय की आवश्यकता होती है, लेकिन जब यूक्रेन ने पैट्रियट हासिल किया तो यही कुंजी सैद्धांतिक रूप से प्रदान की गई मानी गई, क्योंकि यह पहले से ही लिंक 16 लाइब्रेरी में शामिल है। ऐसे में मास्को के लिए रणनीतिक तस्वीर और भी चिंताजनक हो जाती है। क्रीमिया की रसद लाइन, रेलवे और फेरी ब्रिज दोनों ही रूप में संकट में है। अगर ईंधन टैंकर शहीद शील्ड के नीचे ओलेक्सीएव का बंदरगाह के पास पहुंचते हैं तो आजोव सागर के ऊपर कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाले A-10 गश्ती दल फेरी टर्मिनल की ओर बढ़ रहे कामिकेज ड्रोनों को बेअसर कर सकते हैं। जब रूस कहता है, मैं उस मार्ग की सुरक्षा के लिए MiG-29K उड़ाऊंगा, तो इससे रोस्तोव में ईंधन संचालन लागत बढ़ जाती है और पायलट विमान और टैंकर का क्रम तेजी से इस सुनहरे किनारे को घिसता है। दूसरी ओर यूक्रेन के पक्ष में सबसे मजबूत तर्क रसद स्थिरता है। जब शाहिड्स का झुंड एक बिंदु पर केंद्रित होता है तो पैट्रियट मिसाइलें खत्म हो जाती हैं और पुनः लोड करने का समय महत्वपूर्ण हो जाता है। A-10 बेड़ा ईंधन, रॉकेट और रखरखाव की लागत को पैट्रियट मानक के 5-10% तक कम कर देता है। इसके अलावा रॉकेट पोलैंड में भी आसानी से बनाए जा सकते हैं। इससे बुनियादी रक्षा मिशन दुर्लभ और महंगी लंबी दूरी की मिसाइलों से सामरिक हवाई प्लेटफार्मों पर स्थानांतरित हो जाता है। पैट्रियट्स का ध्यान दृष्टि रेखा से बाहर किंजल या इस्कंदर मिसाइलों को रोकने पर केंद्रित होगा। संभावित रोडमैप कुछ इस तरह दिखता है। 2025 की शरद ऋतु में अमेरिकी सीनेट रक्षा विनियोजन उपसमिति A-10 आधुनिकीकरण व्यय के निलंबन के कारण रसद निपटान लागत के लिए बजट आवंटन को मंजूरी दे सकती है, लेकिन व्हाइट हाउस में राजनीतिक हिचकिचाहट इस प्रक्रिया को लंबा खींच सकती है। रूस के पूर्व आक्रमणकारी कदम सीमित हैं। पूर्वी क्षेत्र में MiG-31 R-30 CVM जोड़ियों के साथ गश्त की आवृत्ति बढ़ाना, पैंटसिर की सीमा के भीतर लक्ष्यों के विरुद्ध टोर M2 की आपूर्ति में तेजी लाना और अपनी इलेक्ट्रॉनिक युद्धक क्षमता का विस्तार करना। इनमें से कोई भी उपाय वॉरथॉग्स की गश्ती के तर्क को पूरी तरह से बेअसर नहीं करता। ये केवल संचालन की अवधि को सीमित करते हैं। दूसरे शब्दों में, अगर यह हस्तांतरण आगे बढ़ता है तो A-10 विमान यूक्रेन को रूसी ड्रोन संतृप्ति से पूरी तरह मुक्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन वे रक्षा की एक स्थायी परत जरूर तैयार करेंगे, जिससे शहीदों का दबाव 40-50% तक कम हो जाएगा। नतीजतन हालांकि कागजों पर तो यह वापसी का फैसला अंतिम लगता है, फिर भी यूक्रेन को A-10 का हस्तांतरण अभी भी भू राजनीतिक एजेंडे में है। ऐसे परिदृश्य में जहां F-16 विमान तेजी से घिसते जाएंगे दूसरी पंक्ति के रक्षक के रूप में, इन वॉरथॉग्स की भूमिका आर्थिक और सैन्य दोनों ही दृष्टि से सार्थक है। वॉशिंगटन 2025 के राजनीतिक माहौल और F-35 की डिलीवरी की समय सारिणी को देखते हुए अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा। सच तो यह है कि A-10 वॉरथॉग के हस्तांतरण में कई तकनीकी सवाल, राजनीतिक बाधाएं और रसद संबंधी समस्याएं शामिल हैं, लेकिन यूक्रेन अपने ड्रोन शिकार खर्च को कम किए बिना अपने पैट्रियट भंडार को बनाए नहीं रख सकता। अगर ट्रंप यूक्रेन को 17 पैट्रियट बैटरियों की खेप को मंजूरी दे भी दे और डिलीवरी शुरू भी हो जाए तो भी स्थिति में ज्यादा बदलाव नहीं आएगा। A-10 इस कम लागत और उच्च गश्त की कमी को बखूबी पूरा करता है। टाइटेनियम ट्यूबिंग, सस्ते गाइडेड रॉकेट, लंबी उड़ान क्षमता और तुरंत प्रशिक्षित किए जा सकने वाले पायलटों का एक समूह, हर मानदंड मेल खाता है। अगर कीव अपनी पैट्रियट बैटरियों को उच्च मूल्य वाले खतरों के लिए बचाना चाहता है और शहीद और लैंसेट के झुंडों को एक किफ़ायती हवाई प्लेटफॉर्म से खदेड़ना चाहता है, तो उसके पास A-10 जैसी क्षमता वाला कोई दूसरा विकल्प नहीं है। दूसरी ओर, पुतिन को युद्ध रोकने के लिए ट्रंप की समय सीमा 1 हफ्ते की है। प्रतिबंधों के दूसरे दौर के बाद ऐसा लगता है कि ट्रंप का विकल्प
A-10 विमानों को कबाड़ खाने में डालना होगा। यह समीकरण उस विमान के लिए अप्रत्याशित दूसरी वसंत की संभावना को बनाए रखता है जिसे सेवानिवृत्त होने वाला था। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, A-10 वॉर्थोग की स्थायित्व और परिचालन बहुमुखी प्रतिभा क्रीमिया और डोनबास में यूक्रेन के हमलों के लिए एक गढ़ के रूप में काम करेगी। प्रतिबंधों और विभिन्न वार्ताओं के साथ यूक्रेन में युद्ध विराम की संभावना बेहद कम लगती है। ऐसे में कीव को ड्रोन हमलों का दबाव कम करना होगा, अग्रिम मोर्चे पर रूसी तोपखाने के जमावड़े को कम करना होगा और क्रीमिया पर हमले की अपनी योजना को अमल में लाना होगा। इसी तरह यूक्रेन में युद्ध समाप्त करने या युद्ध विराम हासिल करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक यह है कि यूक्रेन क्रीमिया या पूर्व में महत्वपूर्ण बढ़त हासिल करे। इस ट्रम्प कार्ड के बिना यूक्रेन में युद्ध विराम भी असंभव है। इस समय A-10 बहुत महत्वपूर्ण है और क्रेमलिन द्वारा इस संभावना को गंभीरता से लेना भी रणनीतिक दबाव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।